नमस्कार दोस्तों, जीसी लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिसको हमने विस्तार से बताया था। आज हम लोग उसके आगे की कक्षा को शुरू करते हैं। कक्षा को तो आइए हम कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्णों के कितने भेद हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप, इसको ध्यान रखना है। इससे पहले हम लोग उच्चारण की दृष्टि से सीखे थे कि वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन, और आज हम लोग सीखेंगे वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्णों के कितने भेद हैं। तो वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्णों के दो भेद हैं, एक है अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण। तो हम लोग एक एक को देखते हैं। सबसे पहले अल्पप्राण को। तो अल्पप्राण किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु की समान मात्रा रहती है और हकार जैसी ध्वनि बहुत ही कम होती है, उसे अल्पप्राण कहते हैं। दो चीज़ को याद रखना है, एक वायु की समान मात्रा और दूसरी है हकार जैसी ध्वनि। तो वायु की समान मात्रा क्या है? तो सबसे पहले हम लोग अल्पप्राण शब्द को देखते हैं। अल्प का मतलब होता है थोड़ा और प्राण का मतलब होता है हवा, यानी ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलता हो, उसे हम लोग अल्पप्राण कहते हैं। एक दूसरा चीज़ हमने देखा कि हकार जैसी ध्वनि, हम लोग क बोलते हैं, ग बोलते हैं, तो इसमें ह जैसी ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है, लेकिन ख बोलते हैं, ख, तो उससे जो है ह भी आ जा रहा है उच्चारण में, घ, तो उसमें भी ह आ जा रहा है। तो हमने क्या देखा कि ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में वायु की सामान्य मात्रा रहती है और हकार जैसी ध्वनि बहुत ही कम होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आता है। तो अल्पप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। हमने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन में, जिसको हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग होता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्पप्राण होता है। इसको याद रखिएगा, पहला, तीसरा और पांचवा। उसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत क्या क्या आता है? य, र, ल और व, ये भी जो है अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। और जितने भी स्वर वर्ण है वो भी अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। और एक हम अनुस्वार को भी शामिल कर लेते हैं। तो अनुस्वार और सभी स्वर वर्ण ये अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो टोटल कितना हो गया? प्रत्येक वर्ग का हमने बताया था पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। उसी प्रकार च वर्ग का च, ज और य, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ट वर्ग में जो है ट, ड मूर्धन्य हो गया। त वर्ग में त, द दंतन्ना हो गया। प वर्ग में प, ब और म, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि अंतस्थ व्यंजन भी अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। तो य, र, ल और व, ये भी अल्पप्राण हो गया। और एक अनुस्वार है, ये भी अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। और जितने भी स्वर वर्ण है, 11 स्वर वर्ण हमने बताया था आपको कि स्वर वर्णों की संख्या 11 है। तो ये 11 जो स्वर वर्ण है ये भी अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। तो टोटल इसकी संख्या कितनी हो गई? 31। अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 31। ठीक है, इसको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं महाप्राण। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु की पर्याप्त मात्रा होती है और हकार जैसी ध्वनि स्पष्ट दिखती है, उसे महाप्राण कहते हैं। अल्पप्राण में जो है वायु की सामान्य मात्रा रहती थी, लेकिन इसमें वायु की पर्याप्त मात्रा होती है। महा मतलब क्या होता है? अधिक। यानी जब हम महाप्राण वर्ण की उच्चारण करते हैं तो मुख से ज़्यादा मात्रा में हवा निकलती है। आप क और ख बोल लीजिए, आपको हाथ को सामने करके बोलिए क, ख, तो आपको आभास होगा कि जब हम ख का उच्चारण करते हैं तो क की तुलना में ज़्यादा हवा टक्कर मार रहा है मेरे हथेली पर। उसी प्रकार ग बोलते हैं, फिर घ बोलते हैं, तो आप देख लीजिए कि दोनों में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। एक दूसरा बात हमने बताया
कि हकार जैसी ध्वनि। तो क बोलते हैं, इसमें ह की ध्वनि नहीं आती है, लेकिन ख बोलते हैं तो एक आभास होता है कि ख, जैसा लग रहा है कि ह का भी उच्चारण हो जा रहा है। उसी प्रकार हम ग बोलते हैं तो इसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं दिखती है, लेकिन जैसे ही घ बोलते हैं घ, तो जैसा लगता है कि इसमें कि ह की भी ध्वनि मिली हुई है। तो दोनों में याद रखने का क्या अंतर है, दोनों में, अल्पप्राण और महाप्राण में, कि इसमें वायु की सामान्य मात्रा होती है, यानी कम मात्रा में हवा निकलती है मुख से, और उसी तरह महाप्राण का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख से ज़्यादा मात्रा में हवा निकलती है। दूसरा पकड़ने की तरीका क्या है इसका, कि इसमें हकार जैसी ध्वनि, अल्पप्राण में जो है हकार जैसी ध्वनि बहुत ही कम होती है, यानी ना के बराबर। जस्ट इसके ऑपोजिट जो है महाप्राण में जो है हकार जैसी ध्वनि स्पष्ट दिखती है। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। तो महाप्राण के अंतर्गत क्या क्या आता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। हमने क्या बताया कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है अल्पप्राण है, तो बच क्या गया, दूसरा और चौथा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। इसके अलावा क्या है इसके अंतर्गत, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या हमने बताया था आपको 4 होता है, तालव्य स, मूर्धन स, दंत स और ह। ये 4 ऊष्म व्यंजन है। तो ये चारों ऊष्म व्यंजन जो है महाप्राण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, यानी ख और घ। चौ वर्ग में छ और झ, टौ वर्ग में ठ और ढ, उसी प्रकार तौ वर्ग में थ और ध, और पौ वर्ग में फ और भ। तो ये जो है दूसरा और चौथा वर्ण हो गया, ये महाप्राण हो गया। और इसके अलावा जो है तालव्य स, मूर्धन स, दंत स, ह, ये 4 गो ऊष्म व्यंजन, ये भी आ गया महाप्राण में। और ये विसर्ग जो है, इसको भी याद रखना, अनुस्वार जो था वो अल्पप्राण के अंतर्गत था, और विसर्ग जो है वो महाप्राण के अंतर्गत है। तो हमने दोनों को पकड़ने का बहुत अच्छा तरीका है अल्प, याद रखने का ट्रिक है। अल्प मतलब कम, अगर हम उच्चारण करते हैं अल्पप्राण का, अगर मुख से कम मात्रा में हवा निकले तो समझ जाना कि अल्पप्राण, और अगर ज़्यादा मात्रा में हवा निकले मुँह से तो समझ जाना कि महाप्राण। हम इसको समझने के लिए हाथ को सामने करके उच्चारण कर सकते हैं, क, ख, ग, घ, तो आपको अपने आभास हो जाएगा कि किस वर्ण में ज़्यादा हवा निकल रहा है। तो जिसमें कम हवा निकले वो हो गया अल्पप्राण, और मुख से ज़्यादा हवा निकले महाप्राण। और एक दूसरा इसको पहचानने का तरीका हकार जैसी ध्वनि, यानी जिसके उच्चारण में ह जैसी ध्वनि का आभास होता है वो हो गया महाप्राण। जिसमें ह की ध्वनि का आभास नहीं के बराबर हो वो हो गया अल्पप्राण। जैसे क बोलते हैं, च बोलते हैं, ट बोलते हैं, इसमें ह की ध्वनि नहीं आता है, लेकिन ख बोले, घ बोले, ठ बोले, ढ बोले, तो जैसा लग रहा है कि अंत में ह का उच्चारण भी हो रहा है साथ में। तो ये पहचानने का तरीका है अल्पप्राण और महाप्राण में। तो आज हमने क्या सीखा कि अल्पप्राण और महाप्राण किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ छूट गया है वर्ण विचार के अंतर्गत, उसको हम लोग देखेंगे। तो आज का वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।